हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ मैं राजेंद्र कामत। और आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के इंग्लिश कोर का पॉइंट 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। तो बच्चों, आज इस पूरे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और इसमें कवि ने कौन सा मैसेज देने की कोशिश की है इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें, हो सके तो शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस पॉइंट को पढ़कर अगर उनको समझ में नहीं आया है तो उन्हें समझने में मदद मिल सके। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। देखो बच्चों, सबसे पहले इसके जो पॉइंट हैं, स्टीफन स्पेंडर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इनका जो बर्थ है वो 1909 में हुआ है और 1995 में इनका डेथ हो गया है। इनके बारे में ऐसे तो जानने को बहुत सारी बातें हैं, बट मैं कुछ बातों को आपको बताऊंगा इनके बारे में। सबसे पहले तो आप ये समझ लो बच्चों कि इनकी पढ़ाई जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है और इन्होंने स्पेनिश सिविल वार में भी भाग लिया था। और जनरली बहुत सारे ग्रुप हैं पॉइट्स के, जैसे W.H. ऑडेन, क्रिस्टोफर लिसवर्ड, लुइस मैकनीस, एनसी डे लेविस वगैरह, जिनको इन्होंने एसोसिएट किया है 1920 से लेकर 1930s के बीच में। और ज़्यादातर जो पोएम इन्होंने लिखा है ये इंस्पायर्ड हुए हैं उनमें सोशल प्रोटेस्ट को लेकर। ख़ास करके जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो इन्होंने वहाँ पर फायर सर्विस में भी काम किया था और इस दौरान कई सारी चीज़ें इन्होंने विटनेस किया, देखने को मिला। और तब ये अपने मन की बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जिनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ख़राब है, और ये जो सोशल इनजस्टिस और क्लास स्ट्रगल जैसे मुद्दे थे उनको उन्होंने अपने पॉइंट्स के थ्रू हाईलाइट किया हुआ है। कई सारी पोएम इन्होंने लिखा है। अगर आप इनके बारे में पता करें तो 1930 में, 1934 में, 1939 में कई सारे पोएम्स लिखे हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे पोएम हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं अपने टाइम पे। तो उनका ये जो लिखा हुआ पोएम है एक्चुअली में जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये भी सोशल इनजस्टिस के मुद्दे को दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं अब इस पोएम को आपको पढ़कर और इसमें जो लाइन्स हैं उनका मतलब क्या है, कवि क्या कहना चाहते हैं, इन सारे बातों पर मैं थोड़ा आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। तो सर्वप्रथम चलिए हम लोग इस पोएम के जो फर्स्ट स्टेंजा है, इस स्टेंजा को देख लें और इस स्टेंजा के थ्रू कवि क्या कहना चाहते हैं उसे समझने का प्रयास हम करते हैं। तो चलिए, आप लाइन को देख रहे होंगे। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रेन्स फेसेस लाइक रूटलेस weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her way-down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hire of twisted bones, reciting a father's canal disease, his lesson from his desk. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this.
सी प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसे मैं आप लोग को उसका मीनिंग बता देना चाहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे होगे एक वर्ड है यहाँ पे, ये वर्ड है गस्टी। गस्टी का मतलब जो होता है एक्चुअली में, ऐसे तो झोंकेदार होता है इसका मतलब, बट यहाँ पे इसका इस्तेमाल फुल ऑफ एनर्जी के सेंस में किया गया है। यानी यहाँ जो गस्टी है वो एनर्जी के सेंस को लेकर लिखा गया है। दूसरा जो वर्ड है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। ये वर्ड है बच्चों यहाँ पर, ये है पैलोर। पैलोर, पैलोर का जो मतलब होता है एक्चुअली में, इसका मतलब होता है पीलापन लिए हुए, यानी अनहेल्दी, या आप कह सकते हो कि पेल अपीयरेंस, पीलापन। ये पेल अपीयरेंस कब होता है? जब कोई बीमार हो। ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे आप यहाँ पे एक वर्ड देखो लिखा हुआ है आपको स्टंटेड। ये जो स्टंटेड वर्ड है इसका मतलब होता है अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड का मतलब जिसका डेवलपमेंट ठीक से ना हुआ हो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है प्यारे बच्चों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है हायर। हायर, हायर शब्द का मतलब क्या होता है? हायर शब्द का मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी वन हु गेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन अपॉन हिज डेथ। यानी डेथ के बाद जिसकी संपत्ति में जिसका अधिकार प्राप्त हो वो उसका हायर कहलाता है। तो और बाकी के जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी कठिन नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग उसका मतलब आसानी से समझ सकते हो। अब हम लोग इसके मीनिंग को अगर हम लोग ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस। यानी इन स्लम्स के स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका जो चेहरा है वो पूरी तरह से इंथ्यूसिज्म लेस है, एनर्जी लेस है। उनके चेहरे पर कोई भी उत्साह के भाव नहीं है, पूरा चेहरा मुरझाया हुआ है। आप इसका सेकंड लाइन देखो, लाइक रूटलेस वीड्स द हायर टर्न राउंड देयर पैलोर। ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, इनकी जो तुलना है, आप अगर देखो ध्यान से, इनकी तुलना रूटलेस वीड्स से की गई है। रूटलेस, रूटलेस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? रूटलेस का मतलब है जिसका कोई जड़ ना हो। तो ऐसा पौधा जिसका जड़ नहीं हो। और वीड्स, वीड्स का मतलब हम लोग कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स को, जो खेतों में अननेसेसरी उग जाते हैं और लोग कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता, बल्कि उसको उखाड़ के वहाँ से फेंक दिया जाता है। तो ये जो ऐसे बच्चे हैं जिनके चेहरे पर जो बाल है वो बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए है किस प्रकार से? रूटलेस वीड्स के तरह से। ठीक है। उनका चेहरा है कैसा दिख रहा है? पीलापन लिए हुए, यानी कि बीमार सा, जिसमें कोई एनर्जी के भाव दिखाई नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट लाइन अगर आप इसका पढ़ेंगे, द टॉल गर्ल विथ हर वे डाउन हेड। एक लंबी लड़की है, वो लड़की का सर जो है वो झुका हुआ है। ऐसा जान पड़ता है कि लड़की जो है अपने शरीर का, यानी अपने सिर का जो बोझ है उसको भी ठीक से उठा नहीं पा रही है। नेक्स्ट लाइन आप यहाँ पे देखेंगे, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट्स आइज। एक लड़का है जिसकी तुलना कवि ने यहाँ पे पेपर, यानी इतना पतला है उसका शरीर, इसकी तुलना पेपर से की गई है। और उसकी आंखें कैसी हैं? चूहे के समान, यानी संकन है, धसी हुई है। यानी ये साफ प्रतीत होता है कि वो malnutrition का शिकार है, कुपोषण का शिकार है। द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। देखिए यहाँ पर जो अनलकी हायर कहा गया है, उसको विरासत में मिला तो है, लेकिन क्या मिला है? ट्विस्टेड बोन्स, यानी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ मिली हैं, जो उसके पिता से, उसके माता से, उसके पेरेंट्स से उसको मिला है विरासत में। रिसाइटिंग ए गनाल्स फादर्स गनाल डिजीज़। यानी वो जो पाठ पढ़ रहा है, तो वो पाठ पढ़ने का मतलब नहीं कि वो किसी चीज़ को सीख रहा है, बल्कि वो अपने पिता की जो बीमारियां हैं, मानो उसी का वो रिसाइटेशन कर रहा हो, ऐसा जान पड़ता है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डीम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। एक पिछले बेंच पर एक प्यारा सा लड़का भी बैठा हुआ है, अननोटेड, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है एक्चुअली में। एंड हिज आइज लिव इन ए ड्रीम
of squirrels game in tree room other than this। और उसकी जो आँखें हैं वो कुछ गिलहरियों पर थमी हुई हैं, वो गिलहरियाँ जो वहाँ पर खेल रही हैं उस रूम के बाहर जहाँ पे एक पेड़ है, और उसकी आँखों में ख्वाब भरे हुए हैं। आँखों में ख्वाब भरे हुए का मतलब क्या है कि वो यहाँ पर कल्पना करता है कि ठीक जिस प्रकार से ये गिलहरियाँ बाहर में खेल कूद के अपना एंजॉयमेंट कर पा रही हैं, काश वो भी इस तरह से अपना एंजॉयमेंट कर पाता, क्योंकि उसे तो ऐसा मौका कभी भी अपने जीवन में मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, इसको आगे हम लोग अगले स्टेंजा में देखेंगे। लेकिन मैं इस स्टेंजा को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूँ इंग्लिश में, ताकि बाकी लोग भी इसको ठीक से समझ पाए तो अच्छा रहेगा। तो अगर प्यारे बच्चों इस स्टेंजा को अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन इसका हिंदी में इंग्लिश में देखें तो वो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअली चिल्ड्रंस फेसेस आर वेरी फार फ्रॉम एनर्जी एंड enthusiasm. They seem very gloomy. There is no hope or aspiration on their faces. These faces are covered with untidy and rough hair. Their hair are like a grass which is uprooted. Dear children, actually it is symbolical. They just like unwanted grass which grows anywhere and anywhere. It seems the world does not need them. Their life seems useless for the world. There is a tall girl in the class whose head is bent as she is very weak. It seems that she is not even able to hold her head high because of her weakness. There is a very thin boy in the class too, who seems as thin as paper. He suffers from malnutrition and hunger. He has big and bulged eyes like that of a rat. Another student in the class is reciting lesson in his desk. He is suffering from a disease of twisted bones not formed properly and out of shape. It seems that he has inherited this disease from his father. He is reciting his father's canal disease, a disease of twisted bones. Not his lesson, it seems. There is one sweet young unnoticed boy who is sitting at the back bench of the class. His hopes and aspirations have not at lost, and he is full of dreams. He dreams of a squirrel game which he plays at tree house. He also dreams that kind of tree house which is very different from this classroom. तो प्यारे बच्चों, आपने देखा इसका मतलब। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की ओर। सेकंड स्टेंजा को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको साफ यहाँ पे दिख रहा है, ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड cloudless at dawn, civilized storm riding all cities, build flowery tireless valley, open-handed map avoiding the world its word, and at for these children these windows not this map, their world where all their futures painted with a fog। यारे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे जिस क्लासरूम में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं तो उस क्लासरूम का जो अपीयरेंस है वो भी काफ़ी दयनीय है, आप कह सकते हैं। सावर क्रीम यानी लगता है कि वर्षों से इसके ऊपर पेंट नहीं लगाया गया है। उसमें कुछ ऐसे चित्र टंगे हुए हैं महान लेखक जैसे शेक्सपियर का, जिसका कि उन बच्चों के लिए कोई औचित्य, कोई रेलिवेंस नहीं है यहाँ पर। और वहाँ पे कुछ ऐसे मैप्स हैं, कुछ ऐसे सीनरीज लगे हुए हैं जिसमें खूबसूरत वर्ल्ड को दर्शाया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो वो जो बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं उन्होंने आज तक कभी ऐसे लाइफ को महसूस किया नहीं है, क्योंकि आज तक वो खुले आसमान के नीचे धरती, चांद, सितारों को ठीक से देख नहीं पाए हैं, क्योंकि जिस जगह पे वो रहते हैं वो एक स्लम है। और उस स्लम में बेसिकली होता क्या है कि चारों तरफ धुंध, कुहासा, गंदगी के भंडार लगे हुए हैं। और ख़ास करके ये जो क्लासरूम है, ये क्लासरूम भी मिला जुला कर ठीक वही चित्र प्रस्तुत करता है जो कि उनके घर का है। यानी घर का भी वही हाल है और
उनका जो स्कूल रूम है, जो क्लास रूम है, उसका भी वही हाल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस स्टेंजा के अंदर, तो कवि ने उनके दयनीय स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से पेंट किया है। एक्चुअली में यहाँ पर आप अगर देखेंगे, actually in this stanza, poet describes the miserable condition of classroom. The walls are so dirty that they looked and smelled like a sour cream. There are some pictures and paintings on the walls, supposedly donated by people. These donations include Shakespeare's picture of cloudless town, pictures showing tall concrete buildings in the city, including church building, pictures of tireless valley with different flowers blooming in it, a large map of the world. 8 of these children standing in the classroom. Windows of the classroom are their world. They have no idea about the world which is shown in the map. Their future is full of uncertainty and darkness. They have no hope of getting out this foggy and dirty slum. Their life is passing in dirty and unhealthy environment where they live. There is no open space where they can clearly see the open sky. They live in a narrow streets from where they see one narrow part of a dull and grey sky. You can see this here. A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caves and stars upwards. What does the poet want to say here? It means that they live in narrow streets from where they see only narrow part of dull and grey sky because of pollution prevailed there. That is why they are very far from caves, beautiful rivers and the world shown in the map. They only can dream of the world, not see or feel it. Their world is quite different from that of which was promised to them. यानी बच्चों यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, जो वादे उनसे किए गए हैं, जिस जीवन के बारे में उसको उस क्लासरूम में बताया जाता है, वो जीवन उनके असली जीवन से बिल्कुल ही अलग हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके थर्ड स्टेंजा की ओर। थर्ड स्टेंजा में आप यहाँ पर देखिए, Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. यहाँ पर प्यारे बच्चों लाइन है bad example. With ships and sun and love tempting them to still for lives that slyly trod in their cramped holes, from fog to endless night on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of still with mended glass like bottle beads on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. तो इसमें बहुत प्यारे बच्चों ये बहुत सारे ऐसे वर्ड आए हैं जिससे कवि ने उन बच्चों की स्थिति को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वर्ड्स मैंने अभी कहे हैं कि जिस दुनिया में वो जी रहे हैं एक्चुअली में वो दुनिया जो है वो उनके लिए काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है। एक्चुअली आप यहाँ पर देखोगे तो जो शेक्सपियर का जिक्र किया गया है एक्चुअली में, तो इन बच्चों को शेक्सपियर की साहित्यिक उपलब्धि से कोई सरोकार ही नहीं है, इसलिए इन्हें इसका चित्र दिखाना व्यर्थ है, इन्हें विश्व का मानचित्र दिखाना भी व्यर्थ है। इनका संसार कूड़े के ढेर तक ही सीमित है। इस संसार के शिप्स, सन और लव जैसी चीज़ें इन्हें भटकाने जैसा है। वह ऐसा जीवन जीने के लिए चोरी इत्यादि का सहारा भी ले सकते हैं। ये अमीर लोगों द्वारा फेंके हुए चश्मे पहनते हैं जो पत्थर पर पड़े हुए टूटी बोतल के टुकड़े के समान प्रतीत होते हैं। ये बच्चे कब्रिस्तान जैसे तंग झोपड़ियों में रहते हैं। इनका दिन धुंध में आरंभ होकर कभी न खत्म होने वाली रात में बदल जाता है। इसलिए मानचित्र को ऊंचे ऊंचे ढेर के कूड़े के ढेर से प्रिंट करना चाहिए इनके लिए, ऐसा कवि को लगता है। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही एक यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया इनके लिए, ये जो डूम है,
ये आपने डूम्सडे के बारे में सुना होगा। तो डूम्स के बारे में जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि डूम्सडे जनरली एक ऐसे दिन को कहते हैं कि जब पूरी कायनात, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो अगर इनको नहीं संभाला गया, अगर इनके जीवन में सुधार नहीं किया गया, तो ये भी इनका जो जीवन है वो भी व्यर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और अगर इनका जीवन व्यर्थ और बर्बाद होता है तो फिर इस दुनिया में भी खुशहाली नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये भी इसी दुनिया के जो है वो पार्ट हैं। तो अंत में कवि ने कुछ लोगों से अपना रिक्वेस्ट किया है कि वो क्या चाहते हैं एक्चुअली में। तो ये कवि का रिक्वेस्ट एक्चुअली नहीं है, ये बातें तो सब किसी को पता है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इस स्टेंजा में पॉइंट एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। बट इफ़ विल again listen it in English, then you can say that here poet says it is useless to show the children the photo of Shakespeare and tell them about his literary achievements. The map is a bad example for them, as they don't know that world. They are confined to this foggy slum and can't live in this world. Ships, science and love are also a bad example for them, as they could steal things to get or go to such places, as their lives are passing in a very small house which almost look like catacombs. You know, catacombs means a place, you can say a burial chamber or cramped holes, very narrow places you can say here. Their day starts foggy and ends as an endless night. They live on heaps of garbage and waste. They are too big that their skeleton seemed peeping through skin. They also wear a spectacle which are discarded by the rich. They are as mended as bits of a bottle lying on a stone. Their time passes in this dirty, polluted slum, which remains foggy all the time, and they can move only in that slum alone. So their map should be blotted with as high and big as other building of the सिटी। तो अब इसका जो लास्ट स्टेंजा है उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके स्क्रीन पर सामने ही रखा हुआ है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड these windows that shut upon their lives like catacombs. Break, oh break, open till they break the town. यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, आपको ये जो वर्ड आपको दिख रहा होगा कैटाकॉम्स। अभी मैंने कहा कैटाकॉम्स का मतलब क्या होता है, एक बरियल ग्राउंड होता है, जहाँ पर बरियल ग्राउंड का कब्रिस्तान भी हम लोग कहते हैं हिंदी में, जहाँ सबों को दफनाया जाता है। तो उनका जो रहने का जगह है वो कैटाकॉम्स यानी कब्रिस्तान से उसकी तुलना की गई है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स and make their world run azure on gold stands, and let their tongues run naked into books the white and green lips open. History there whose languages whose languages is the sun. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे आप यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हो कैटाकॉम्स का, तो मतलब मैंने आपको बता दिया। एक यहाँ पे और जो वर्ड आया हुआ है आप इसको देख सकते हैं, ये जो वर्ड है एज्योर। एज्योर वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एज्योर वर्ड है। एज्योर एक्चुअली में एक इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कलर होता है, एक ब्राइट कलर, आसमानी रंग का कलर होता है। तो आसमानी रंग का कलर जनरली कहाँ दिखाई पड़ेगा, जब बच्चे खुले आसमान में जाएंगे। तो कवि जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है उन लोगों से जो इन बच्चों के समग्र विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें उनके स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, ये सारे लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये वहाँ पर जाएं, उन बच्चों के विकास के लिए काम करें। लेकिन ये बच्चे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं जब ये लोग उन स्कूलों के विजिट्स नहीं करते हैं, उन बच्चों के हालचाल को नहीं समझ पाते हैं।
तो इसलिए कवि ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आइए हम सब मिलकर ये जो कोटा कॉम्स है इसके जो रास्ते हैं, इन जो बंद रास्ते हैं उन रास्तों को खोल कर तोड़ कर इन बच्चों को वहाँ से हम बाहर निकालें और उनको हम ग्रीन फील्ड्स और ऐसा वर्ल्ड जहाँ खुला आसमान हो, हरियाली हो, नदियाँ हो, चाँद सितारे हो, सूरज हो, जहाँ पर वो उनको ऐसा लग सके कि हाँ ये जो दुनिया है बहुत खूबसूरत है, ऐसी दुनिया में उनको ले जाएं और तब उनको यह महसूस होगा कि वास्तव में ये दुनिया जो है ये बहुत खूबसूरत है। तो उनके अंदर की जो निराशा या हताशा के जो भाव हैं वो स्वतः ही धीरे धीरे कम होंगे और धीरे धीरे उनके जीवन में उत्तरोत्तर जो है वो सुधार देखने को मिलेगा। तो ये रिक्वेस्ट जो है कवि ने लास्ट स्टेंजा में यहाँ पर किया है और वास्तव में ये हम सभी को या इस समाज के प्रबुद्ध लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि स्लम में रहने वाले और ऐसे जितने भी स्कूल्स हैं जहाँ पे इस तरह के बच्चे पढ़ते हैं तो उनके विकास के लिए सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है तभी ऐसे बच्चों का जो है विकास हो पाएगा। क्योंकि जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं अगर वो विजिट नहीं करेंगे तो फिर वो जो शेक्सपियर है का चित्र है या मानचित्र का जो चित्र है वो उनके लिए व्यर्थ है, उनका कोई मतलब नहीं बनता है। साथ ही ऐसे स्कूलों में जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं उनको भी उन बच्चों के शिक्षा की बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होती है और ये जो क्लासरूम है उन बच्चों को एक तहखाने के समान प्रतीत होता है और ऐसा तहखाना जहाँ पे केवल अंधेरा है, धुंध है, दुख है, कोई निराशा है, कोई होप्स नहीं है। तो वास्तव में अगर ऐसे माहौल में बच्चे रहेंगे तो कभी भी इनका विकास जो है वो नहीं हो पाएगा। और इसलिए यहाँ पर कवि का ये कहना है कि इन सारी बेड़ियों को, इन सारे जंजीरों को तोड़कर इन बच्चों को बाहर निकालना चाहिए और उनको वो सारी सुविधाएं देनी चाहिए जो दुनिया के अन्य बच्चों को मिलता है ताकि वे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। सो बच्चों, in this stanza you can clearly see here that actually it also seems that teachers do not care to teach them properly and tell them the real meaning of that map and other things. Unless any higher authorities like governor, inspector or any visitor would visit school, these windows remain their world, not that is hung on the walls. These windows look like catacombs, burial chamber, from where they peep through now. What suggests here that these barriers should be broken to bring them out of this slum, otherwise they will be ruined and they will ruin the city as well. They should be brought to the open plains and should let them run bare feet on the golden sand on beaches. They should be given the opportunity to study the history of those legends whose history is printed on white and green pages. Only those can make history who have got the opportunity. तो प्यारे बच्चों, कवि का ये मानना है कि अगर इन बच्चों को अवसर मिलेगा तो ये भी इतिहास बना सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें अवसर ही ना मिले तो ये गुमनामी के जीवन जीते रह जाएंगे और अंततः इनका जो अंत है वो इसी तरह से होता रहेगा। तो ये पूरी मानव जाति के लिए सही नहीं है। तो इनफैक्ट प्यारे बच्चों, अगर हम इस पूरे पोइम की बात करें तो इस पोइम के थ्रू जो पोइट हैं, स्पेंडर हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस दुनिया में वास्तव में अगर खुशहाली लानी है तो ऐसे जितने भी डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं जो इन स्लम्स में रहते हैं उनके विकास के लिए सबको मिलके काम करना होगा, तभी इस दुनिया को एक खूबसूरत दुनिया बनाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस पॉइंट को आपको सिंपलर शब्दों में समझाने की कोशिश की है और शायद आप इसको अगर खुद से फिर से पढ़ें तो उसके अंदर जो भी ऐसी बातें हैं वो निकल के सामने आपके फिर से आ जाएंगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये पोइम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा और इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसमें भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और जल्द ही वो वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा। तो आज इस वीडियो में मैं अपने स्पीच को यहीं पर ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करेंगे और जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।
थैंक यू।